चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। अब है हमारा टॉपिक आज टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। बहुत सारी किस्में हैं। मिसाल के तौर पर जब हम टाइप्स की बात करते हैं, ट्रेडिशनल इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी। पहले हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल इकोनॉमी क्या है। फर्स्ट है ट्रेडिशनल इकोनॉमी। In this type of economy, there is very little government involvement. Allocation of resources, here is based on rituals, habits, and customs. Economic rules are defined by the family and people work together for the common good. Hunting, fishing, and gathering are prevalent in this system. Examples of this tribe are found in Amazon and in African countries. Bartering and direct exchange. Goods and services are exchanged directly
often through bartering. And there is very little surplus. Lack of surplus. The production of goods and services is generally limited to what is needed to meet immediate consumption. Consumption needs with little or no surplus for trade or accumulation. जब हम ट्रेडिशनल इकोनॉमी की बात करते हैं, ये किस किस्म की इकोनॉमी है, कौन सी इकोनॉमी है? इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी देयर इज वेरी लिटिल गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट. इस किस्म की इकोनॉमी में गवर्नमेंट की मुदाखलत बहुत कम होती है. एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हियर इज बेस्ड ऑन रिचुअल्स, हैबिट्स एंड कस्टम्स. अपने वसाइल को वो रीति रिवाज के हिसाब से खर्च करते हैं. मिसाल के तौर पर इस किस्म के लोग एक साथ शिकार करते हैं और एक साथ खाते हैं. इस तरह वो अपने वसाइल का इस्तेमाल करते हैं. इकोनॉमिक रूल्स यहाँ कौन डिफाइन करता है? यहाँ गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होती है, इसलिए हेड जो फैमिली का हेड होता है ज्यादातर वही डिसीजन लेते हैं कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है. इकोनॉमिक रूल्स आर डिफाइंड बाय द फैमिली एंड पीपल वर्क टुगेदर फॉर द कॉमन गुड. एक साथ आपस की फलाह बहबूद के लिए एक साथ वो काम करते हैं. हंटिंग, फिशिंग एंड गैदरिंग इस किस्म की इकोनॉमी में आपको देखने को मिलेगा. ट्रेडिशनल इकोनॉमी की बात कर रहा हूं मैं. इस किस्म की इकोनॉमी में आपको इस किस्म के लोग मिलते हैं. किसके साथ वाबस्ता होंगे? वो हंटिंग, फिशिंग एंड गैदरिंग के साथ. फॉर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस ट्राइब आर फाउंड इन अमेज़न के फॉरेस्ट्स में आपने लोग देखे होंगे. वो इस किस्म की इकोनॉमी है. एंड अफ्रीकन कंट्रीज में भी, जिस तरह आपने वो चाबा का नाम सुना होगा वीडियो में जो फेसबुक और यूट्यूब पे होता है, चाबा वही इस किस्म की इकोनॉमी. वो हंटिंग, फिशिंग और गैदरिंग के साथ जुड़े होते हैं. इसको कहते हैं ट्रेडिशनल इकोनॉमी. ट्रेडिशनल इकोनॉमी वहां क्या होता है? बार्टरिंग एंड डायरेक्ट एक्सचेंज. बार्टरिंग मीन्स एक चीज के बदले दूसरी चीज. क्योंकि पैसा एक स्टेज था जब पैसा ही नहीं था. जब पैसा नहीं था तो लोग चीजों को कैसे खरीदते थे? एक चीज के बदले दूसरी. मिसाल के तौर पर एक दूसरे को कहता है मैं आपको राइस दूंगा, वीट दूंगा, आप मुझे, दुकानदार से कहता है कि आप मुझे कपड़ा दे दो. अगर कोई टीचर होगा उससे कहेंगे हम आपके बदले में आपका काम करेंगे, आपको कुछ और दे देंगे, आप हमारे बच्चों को पढ़ाएं, उनको ट्यूशन दीजिए. तो बार्टरिंग एंड डायरेक्ट एक्सचेंज, मनी की इवोल्यूशन चाहे हुई थी या नहीं हुई थी. कुछ एरियाज में इस वक्त भी
जिस तरह मैंने कहा कि उन एरियाज में अमेजोन या अफ्रीकन उन लोगों के पास पैसा मौजूद नहीं होता, हालांकि पैसा वजूद में आया है, इस वक्त करेंसी है, लेकिन उन फार फ्लंग एरियाज में इस वक्त भी पैसा नहीं है। वहां बार्टरिंग और डायरेक्ट एक्सचेंज चलता है। बार्टरिंग एंड डायरेक्ट एक्सचेंज, गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज डायरेक्टली आफ्टर टू बार्टरिंग, देयर इज वेरी लिटिल सरप्लस। और उनके पास बचत बहुत कम होता है। बचता तो उनके पास जो दिन में वो कमाते हैं, शिकार विकार कुछ करते हैं, वो खा लेते हैं, और बचत उनके पास बिल्कुल भी नहीं होती है, बहुत कम होती है। लैक ऑफ सरप्लस होती है वहां। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जनरली लिमिटेड टू, जो उसके पास गुड्स एंड सर्विसेज होती है वो उतना ही होती है, जो उनकी इमीडिएट नीड्स, जो जरूरत होती है उनको पूरा करे, उतना ही होता है। व्हाट इज नीडेड टू मीट इमीडिएट कंजम्पशन नीड्स विथ लिटिल और नो सरप्लस फॉर ट्रेड और कंजम्पशन। इसलिए उनके पास ट्रेड या तजारत करने के लिए या जमा माल करने के लिए ज्यादा बचता नहीं है। ये रही ट्रेडिशनल इकोनॉमी। अब है सोशलिस्टिक, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, जिससे सेंट्रली प्लानड इकोनॉमी भी कहते हैं। सेकंड, सोशलिस्टिक इकोनॉमी आर सेंट्रली प्लानड इकोनॉमी। In this type of economy, government is the most dominating, and the problems are what to produce, how to produce, and for whom to produce. Are decided by the government. Under this type of economy, the resources are the property of government. In a socialistic economy, the government or the central authority plans all important activities in the economy. All important decisions regarding production, distribution, and consumption
by the government. सोशलिस्टिक इकोनॉमी या सेंट्रली प्लानड इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? सोशलिस्टिक इकोनॉमी और सेंट्रली प्लानड इकोनॉमी. इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी गवर्नमेंट इज द मोस्ट डोमिनेटिंग. ये वो इकोनॉमी है जिसमें गवर्नमेंट जो होती है उसके पास बहुत ज़्यादा और बहुत सारे इख्तियारात होती है. एंड द प्रॉब्लम इज आर व्हाट टू प्रोड्यूस. हम क्या पैदा करें देश में, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे पैदा करें, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, और किन के लिए पैदा करें, ये तमाम फैसले गवर्नमेंट लेती है. सोशलिस्टिक इकोनॉमी दूसरा है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी. कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में प्राइवेट इंडिविजुअल्स डिसीजन लेते हैं. यहाँ प्राइवेट इंडिविजुअल्स सोशलिस्टिक इकोनॉमी में डिसीजन नहीं लेंगे, यहाँ गवर्नमेंट डिसीजन लेती है कि हमने क्या पैदा करना है, कब पैदा करना है और किन के लिए पैदा करना है. ये गवर्नमेंट के इख्तियारात में होता है. यहाँ हर कोई डिसीजन गवर्नमेंट लेती है. और दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी द रिसोर्सेज, जो वसाइल होती है देश की, जो रिसोर्सेज होती है, आर द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट. वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है, वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं होती है इस किस्म की गवर्नमेंट में. इन सोशलिस्टिक इकोनॉमी द गवर्नमेंट आर द सेंट्रल अथॉरिटी. चाहे गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी का प्लान ऑल इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी. हमने क्या करना है, देश में क्या नहीं करना है, वो तमाम डिसीजंस गवर्नमेंट ही लेती है सोशलिस्टिक इकोनॉमी में. ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन से मुतालिक कोई डिसीजन लेना हो, डिस्ट्रीब्यूशन या कंजप्शन आर मेड बाय द गवर्नमेंट. यहाँ तमाम डिसीजंस प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन से मुतालिक लेना है तो वो गवर्नमेंट ही लेती है. अब है ये रहा सोशलिस्टिक इकोनॉमी. सोशलिस्टिक की ही एक छोटी सी ब्रांच जिससे कहेंगे कम्युनिज्म. सोशलिज्म की एक शाख जिसे कम्युनिज्म कहते हैं, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन आया था. वन कॉमन थिंग बिटवीन कार्ल मार्क्स एंड महात्मा गांधी वाज. क्वेश्चन आया था यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में. वन कॉमन थिंग बिटवीन कार्ल मार्क्स एंड महात्मा गांधी वाज. कार्ल मार्क्स, चूंकि ये सोशलिस्टिक इकोनॉमी जो मैंने आपको बयान की है वो कम्युनिज्म से ताल्लुक रखता है. जो सोशलिस्ट की एक शाख कम्युनिज्म है, सोशलिस्ट की एक शाख निकलती है, उससे कम्युनिज्म कहते हैं. कम्युनिज्म में ही कार्ल मार्क्स पे क्वेश्चन आया था. वन कॉमन थिंग, जो कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी के दरमियान जो कॉमन थिंग थी वो कौन सी थी, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा. इसलिए सोशलिस्ट की एक ब्रांच कम्युनिज्म को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, फिर हम जाएंगे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी पर. सोशलिस्टिक इकोनॉमी की बात कर रहे हैं. सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या है, आप इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान रखिए, बाद में हम आगे बढ़ेंगे. वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीइज्म एंड मार्क्सिज्म इज. चार ऑप्शंस है. द फाइनल गोल ऑफ ए स्टेटलेस सोसाइटी, बी क्लास स्ट्रगल, 3 एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, 4 इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म. इस क्वेश्चन को लिखिए और याद रखिए. जब हम ये कंप्लीट करेंगे फिर हम इसको दोहराएंगे इस क्वेश्चन. वन कॉमन एग्रीमेंट, जो महात्मा गांधी एंड कार्ल मार्क्स के दरमियान, दोनों के दरमियान यकसा है, वो कौन सा है? फाइनल गोल ऑफ ए स्टेटलेस सोसाइटी, क्लास स्ट्रगल, एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी या इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म. इसको याद रखिए. फिर हम सोशलिस्टिक इकोनॉमी की बात कर रहे हैं. सोशलिस्टिक इकोनॉमी, a form of socialism called communism. Sprang up
based on the writings of Karl Marx. And Friedrich Engels. Communism advocates class struggle and revolution to establish a society of cooperation. With strong government control. Today, it predominates in China and Cuba. Communist Party of China were influenced by the teachings of Karl Marx. Communist Party of China. Communist Party of China is the sole ruling party. China's economic system is officially termed as socialistic market economy. As per George Bernard Shaw,
socialism means equality of income and nothing else. हम बात कर रहे हैं सोशलिस्टिक इकनॉमी की, कि सोशलिस्टिक इकनॉमी में जो भी डिसीजन लेता है वो गवर्नमेंट ही लेती है। तमाम प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी जो होती है वो गवर्नमेंट ही होती है। सोशलिस्टिक इकनॉमी जो है उसी की एक शाख, सोशलिज्म की एक शाख जिसे कम्युनिज्म कहते हैं। ए फॉर्म ऑफ सोशलिज्म, सोशलिज्म की एक शाख जिसे कम्युनिज्म कहते हैं, स्प्रैंग अप मीन्स फड़क उठना, स्प्रैंग अप फड़क उठना, चिंगारी की तरह फैल गई ये बात। कम्युनिज्म फैल गई चिंगारी की तरह। बेस्ड ऑन द राइटिंग्स ऑफ कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। फ्रेडरिक एंजल्स और कार्ल मार्क्स की लिखाई से लोग मुतासिर हुए और ये बात कम्युनिज्म फैल गई चिंगारी की तरह। ये उसी तरह फैल गई जिस तरह न्यूटन ने चेन रिएक्शन को बयान किया कि एक वाक़ा दूसरे वाक़े का सबब बनता है, दूसरा तीसरे का, और ये खुद ब खुद आगे बढ़ता चला जा रहा है। उसी तरह जिस तरह चेन रिएक्शन फैल जाती है उसी तरह ये बात फैल गई कम्युनिज्म की। क्यों फैल गई कम्युनिज्म? वजूहत क्या है? कार्ल मार्क्स की राइटिंग्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स की तहरीरों से मुतासिर होकर ये बात फैल गई कम्युनिज्म की। कम्युनिज्म किस बात पे जोर देता है? क्लास स्ट्रगल एंड कम्युनिज्म एडवोकेट्स क्लास स्ट्रगल एंड रेवोल्यूशन टू एस्टेब्लिश ए सोसाइटी ऑफ कॉपरेशन। एक इस किस्म की सोसाइटी बनानी है विद स्ट्रांग गवर्नमेंट, जहां गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। टुडे इट प्रेडोमिनेट्स इन चाइना एंड क्यूबा। चाइना और क्यूबा में इस वक्त सोशलिस्टिक मार्केट इकनॉमी की मिसाल मिलती है। चाइनीज लोग कार्ल मार्क्स की तहरीर और फ्रेडरिक एंजल्स की तहरीरों से मुतासिर हुए और उन्होंने अपनी कंट्री में इस सिस्टम को अपनाया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ कार्ल मार्क्स। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है वो मुतासिर हुई कार्ल मार्क्स की टीचिंग से। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इज द सो रूलिंग पार्टी। वो अकेली पार्टी है जो अपने मुल्क पे राज करती है, क्योंकि उन्होंने अपनाया है कम्युनिज्म को। कम्युनिज्म कहां से वजूद में आया? कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स की तहरीरों से मुतासिर होकर चाइना ने अपनी कंट्री में इस सिस्टम को लाया है। चाइनीज इकोनॉमिक सिस्टम को हम ऑफिशियली कहते हैं सोशलिस्टिक मार्केट इकोनॉमी। सोशलिस्टिक मार्केट इकोनॉमी की मिसाल कहां मिलती है? चाइना में। इसके बाद हम पढ़ेंगे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, मिक्सड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी। लेकिन सोशलिस्टिक मार्केट इकोनॉमी की मिसाल कहां मिलती है? वो है चाइना में। सोशलिस्टिक इकोनॉमी एज पर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, उसने कहा सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म मीन्स इक्वालिटी ऑफ इनकम एंड नथिंग एल्स। जो ये आमदनी है इसको इक्वली शेयर करना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, इसी को सोशलिज्म कहते हैं। ये रहा थोड़ा ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है। अब हम पढ़ेंगे जो क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया है वो हम उसकी तरफ जाएंगे। हम पहले हम पढ़ेंगे और एक डिफरेंस क्या है। कम्युनिज्म सोशलिज्म की एक शाख निकलते हैं जिसे कम्युनिज्म कहते हैं। कम्युनिज्म और सोशलिज्म में क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को थोड़ा पढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। और कम्युनिज्म की डिफरेंस क्या है? सोशलिज्म, कम्युनिज्म। Socialism advocates
for social ownership of the means of production, like land, factories, resources, etc. Communism envisions a stateless and classless society. Where all property is collectively owned and controlled by the community. Socialism aims to reduce economic inequalities and promotes social welfare. Communism abolishes all private property and have the community own everything. It often allows some private property and state control of the means of production and doesn't necessarily
seek to abolish the state. Communism eliminates all private property and the state altogether. कम्युनिज्म और सोशलिज्म में क्या फर्क है? सोशलिज्म क्या कहते हैं? सोशलिज्म एडवोकेट्स फॉर सोशल ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, फैक्ट्रीज एंड रिसोर्सेज। सोशलिज्म वकालत करता है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे वो लैंड है, फैक्ट्रीज है, रिसोर्सेज है, वो स्टेट के कंट्रोल में होनी चाहिए, मीन्स दैट स्टेट के अंडर होनी चाहिए। कम्युनिज्म इनकार करते हैं, वो कहते हैं हमें स्टेटलेस सोसाइटी। कम्युनिज्म एनविजन है स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी, स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी। वो कहते हैं हमें स्टेट की जरूरत नहीं। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझा दूं स्टेट क्या है। स्टेट में क्या होता है, या स्टेट में हेड होता है, या प्रेसिडेंट होगा, या प्राइम मिनिस्टर, अगर हम कंट्री की बात करेंगे। इसी तरह अगर हम स्टेट लेवल की बात करेंगे, स्टेट में भी होता है, चीफ मिनिस्टर्स होती है। अगर हम नेशनल लेवल की बात करेंगे तो हेड होता है, पॉलिटिशियंस होते हैं, यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होती है, स्टेट में यही होती है। कम्युनिज्म इस चीज से इनकार करते हैं। वो कहते हैं ना हमें पॉलिटिशियन चाहिए, ना हमें ब्यूरोक्रेट्स चाहिए, और हमें क्लासलेस, ऊंच नीच, क्लासलेस मीन्स जहां ऊंच नीच ना हो, और स्टेटलेस मीन्स ना पॉलिटिशियन हो, ना हेड हो, ना कोई और हो। तो फिर रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन वेयर ऑल प्रॉपर्टीज कलेक्टिवली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द कम्युनिटी। जो भी हमारी प्रॉपर्टी है, लैंड, लेबर जो होती है, ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो भी है, उसके हेड कौन होते हैं, उसका कौन होगा? वो कम्युनिटी होगी, तमाम लोग होंगे एक साथ, वो उसके हेड होंगे, न कि स्टेट या पॉलिटिशियंस या ब्यूरोक्रेट्स। क्योंकि अकॉर्डिंग टू कम्युनिज्म, वो हम पढ़ेंगे ना अभी, वो कहते हैं कि बड़े बड़े लोग ये ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस को कंट्रोल करते हैं, फिर वो गरीबों पे जुल्म करते हैं। क्योंकि जो ये हाई क्लासेस जो लोग होते हैं, वो पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स को अपने अंडर करते हैं, वो हम पढ़ेंगे। इसलिए वो स्टेट से इनकार करते हैं कि फिर पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट जो पॉलिसी बनाते हैं वो उनके फेवर, अमीर तबके के लोगों के फेवर में जाती है, और गरीब लोगों को कुचल दिया जाता है। वो हम पढ़ेंगे ना अभी, कार्ल मार्क्स के नजरिया क्या है। तो इस लिहाज से सोशलिज्म कहते हैं स्टेट होनी चाहिए, स्टेट के अंडर कंट्रोल होना चाहिए, लैंड, फैक्ट्रीज, रिसोर्सेज हो। वो इनकार करते हैं कम्युनिज्म। वो कहते हैं हमें स्टेट जरूरत नहीं, कम्युनिटी, तमाम कम्युनिटी उसके मालिक होंगे, उस विरासत की। दूसरा, सोशलिज्म क्या कहते हैं? सोशलिज्म एम्स टू रिड्यूस इकोनॉमिक इक्वलिटी। सोशलिज्म कहती है हम इकोनॉमिक इक्वलिटी, जो अमीर और गरीब है, इसमें हम किस तरह फर्क करेंगे, इस खत्म किस तरह करेंगे इकोनॉमिक इक्वलिटीज को। वो कहते हैं हम इस पर फोकस करेंगे, इकोनॉमिक इक्वलिटी जो है, अमीरी और गरीबी, इसको खत्म करने की कोशिश हम करेंगे, एंड प्रमोट टू सोशल वेलफेयर, और सोशल वेलफेयर आवाम की फलाह बहबूद के लिए हम काम करेंगे। लेकिन कम्युनिज्म एबॉलिशेस ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो कहते हैं कम्युनिज्म किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। आम प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी होगी वो तमाम लोगों की प्रॉपर्टी होगी, किसी को हक नहीं है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी रखे। एंड हैव द कम्युनिटी ओन एवरीथिंग। कम्युनिटी हर कम्युनिटी जिम्मेदार मालिक होगी तमाम प्रॉपर्टी की, किसी को प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने की हक नहीं है। सोशलिज्म कहते हैं इट ऑफन अलाउज सम प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने की इजाजत देती है। स्टेट कंट्रोल ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो मैंने कहा स्टेट, ये जो फैक्ट्री लैंड, इसके स्टेट हेड होनी चाहिए। एंड डजंट नेसेसरली सीक टू अबॉलिश द स्टेट, ये स्टेट से इनकार नहीं करती है, कहती स्टेट होनी चाहिए। लेकिन कम्युनिज्म
एलिमिनेट्स ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये इनकार करते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी को रखने का हक नहीं है। एंड द स्टेट ऑल टुगेदर, और स्टेट से भी इनकार करते हैं कि हमें स्टेट चाहिए ही नहीं। क्लास स्ट्रगल, क्लास स्ट्रगल, class struggle according to Karl Marx is the ongoing conflict, tension between working classes due to their opposing economic interests and unequal resources and power. Or यहाँ हको इस मिनट or it is a fight between capitalists and working class for social and economic power. क्लास स्ट्रगल क्या है? कार्ल मार्क्स के मुताबिक क्लास स्ट्रगल अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स इज ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट, जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन बिटवीन टू ग्रुप्स है। एक है वर्किंग क्लास जो मजदूर तबका है, दूसरा है कैपिटलिस्ट जो हायर तबका है। इन दोनों के दरमियान ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट एंड लड़ाई क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से एंड अनइक्वलिटी रिसोर्सेज एंड पावर। एक ग्रुप को ज्यादा मिलता है, दूसरे को कम मिलता है। इन दोनों की वजूहत की वजह से क्लास स्ट्रगल हो रहा है। मिसाल के तौर पर इट इज ए फाइट बिटवीन कैपिटलिस्ट्स एंड द वर्किंग क्लास फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक पावर। जो वर्किंग क्लास है, मजदूर तबका, वो कहता है कैपिटलिस्ट्स को हर कोई फैसिलिटी मिलती है। कैपिटलिस्ट्स एक तबके को बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती है, दूसरे तबके को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा चाहिए। कैपिटलिस्ट्स जो हम अभी पढ़ेंगे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज के बाद, कैपिटलिस्ट्स का मकसद था ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। उन्हें इस चीज की कोई फिक्र नहीं है कोई मर रहा है, किसी को 2 वक्त की रोटी मिल रही है, बराबर सैलरी मिल रही है, इसकी उन्हें कोई फिक्र नहीं। उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा चाहिए, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हम पढ़ेंगे अभी। दूसरा तबका है जो वर्किंग क्लास, जो दिन रात खून पसीना बहाते हैं, लेकिन उन्हें उतनी ही वेजेस मिलती है। उन्हें 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है। वो काम ज्यादा करते हैं लेकिन पैसा उनको बहुत कम मिलता है। जो हम अभी पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स ने क्या कहा सरप्लस वैल्यू के बारे में। मैंने कहा ना अभी ये तो ट्रेलर चल रहा है, फिल्म अभी बाकी है, डरी घबराने की कोई जरूरत नहीं, ठहरी हम पढ़ाएंगे आपको इंशाल्लाह। ये रहा कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट का मकसद ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। जो
इनके अंडर काम करने वाले लोग वो मरे या बचे, इन्हें उसकी फिक्र नहीं है। लेकिन जो काम करने वाले लोग होते हैं वो कहते हैं हमें, हम जितना काम करते हैं हमें उतनी मजदूरी मिलती ही नहीं है, हमें बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती है। इसलिए क्लास स्ट्रगल यही था। जो ये निचले तबके के, जो ये लोअर क्लासेस है, ये कहते हैं कि हमें सोशली और इकोनॉमिक पावर हमें नहीं मिलते हैं, वो कैपिटलिस्ट को मिलते हैं, हमें नजरअंदाज किया जाता है। इसी की बुनियाद पर वो कहते हैं हमारी वेजेस को बढ़ाइए, हमें तनख्वाह अच्छी दे दीजिए। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं कि इनकी वेजेस कुछ नहीं, उन्हें सिर्फ मुनाफा और मुनाफा चाहिए। इसी की बुनियाद पर 2 ग्रुप्स के दरमियान ये फाइट होती है कि एक ग्रुप को सोशल और इकोनॉमिक पावर्स ज्यादा मिलते हैं, दूसरे को नजरअंदाज किया जाता है। ये रहा क्लास स्ट्रगल थोड़ा थोड़ा। मैंने कहा अभी पिक्चर अभी बाकी है। जब 1870 एक तबका, याद रखिए, एक तबके को बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती है, दूसरे तबके को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा चाहिए। एक ग्रुप पिस रहा है और दूसरा ऐश अशरत की जिंदगी गुजर रहा है। जिस तरह 1857 में हिंदुस्तान पर ब्रिटिशर्स ने राज किया और खुद ऐश अशरत की जिंदगी बसर कर रहे थे, और दूसरी तरफ हमारे लोग भूख से मर रहे थे। इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज में, बिलखुसूस ब्रिटेन और जर्मनी में, लोगों को तरक्की के नाम पर खून निकाला जा रहा था। वहां कह रहे थे कि हम इंडस्ट्रीज लगाएंगे, फैक्ट्रीज लगाएंगे, लोगों की तरक्की होगी। तरक्की के नाम पर जिस तरह ब्रिटिशर्स ने हमारा बुरा हाल किया था, इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज, ब्रिटेन और जर्मनी में तरक्की के नाम पर लोगों का खून चूसा जा रहा था। बात कर रहे थे तरक्की के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा था। 18वीं सदी ईस्वी में वेस्टर्न यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, सनती इनकलाब आया 18वीं सदी में। मीन्स दैट ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मीन्स ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज बननी शुरू हो गई वेस्टर्न यूरोप में, और नए तबके के लोग जिसको हम कहेंगे कैपिटलिस्ट्स या इंडस्ट्रियलिस्ट्स या फैक्ट्री ओनर्स या मैन्युफैक्चरर्स, वो वजूद में आए। उन्होंने वेस्टर्न यूरोप की इकोनॉमी को कंट्रोल किया और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सियासत को कंट्रोल करने की कोशिश की। ये अमीर तबके के लोग जिनको हम कहेंगे कैपिटलिस्ट्स जिनको हम कहेंगे, ये हर उस कानून की मुखालफत करते थे जो उनको दौलत हासिल करने में रुकावट बनती थी, उस कानून की मुखालफत करते थे। और बिलाखिर वहां क्या फैसला हुआ कि अब इनमें इकोनॉमिक अफेयर्स गेन करने में कोई रुकावट नहीं होगी। इन द 18th century there were industrial revolution in the western Europe and a new class of industrialists emerged who controlled the economy and gradually tried to control the politics of the country. Finally, it was accepted that there should be no restriction in the economic affairs of an individual's life. Liberals in Europe supported capitalism, means that there should be no restriction in one's thought and actions. जो liberals थे यूरोप में, जिनको हम कहते हैं liberalism means openness, फ्री मैन। लिबरलिज्म का मतलब है इंसान को आजाद छोड़ दो, फ्री मैन, जो वो करना चाहे कर सकता है। इस वक्त में, क्योंकि मैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी की बात कर रहा था, इस वक्त में कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, जो ये कैपिटलिस्ट्स है, जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट्स है या फैक्ट्री ओनर्स है, ये कैपिटलिस्ट्स है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त। ये क्या है, उन्होंने यूरोप की सारी इकोनॉमी को कंट्रोल किया और आहिस्ता आहिस्ता सियासत को भी कंट्रोल करने की कोशिश की। बिलाखिर वहां फैसला हुआ गवर्नमेंट ने कि देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शन इन द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ एन इंडिविजुअल लाइफ। जो लिबरल थे यूरोप में, उन्होंने कैपिटलिज्म को सपोर्ट किया कि मीन्स दैट इंसान जो चाहे कर सकता है, उसको फ्री छोड़ दो। लॉस की, अकॉर्डिंग टू लॉस की कौन है? ये ब्रिटिश का एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट है। उसने क्या कहा है,
according to Lasky, liberalism is no doubt related to freedom. It signifies that government and societies should not impose under restrictions on one's thought and actions. An individual must be provided with an opportunity to achieve the highest development of his personality. मैं बात कर रहा था लिबरल्स ने किसको सपोर्ट किया? सोशलिस्टिक इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा एक इंडिविजुअल को फ्रीडम दे दो, फ्री छोड़ दो, आज़ाद छोड़ दो, मीन्स कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को उन्होंने सपोर्ट किया। लिबरल्स इन यूरोप सपोर्टेड कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट्स आ गए, वजूद में आ गए, लिबरल्स ने उनको सपोर्ट किया कि इनको करने दो जो करना है। फैक्ट्रीज बना रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू Lasky, जो मैंने कहा एक ब्रिटिश पॉलिटिकल थ्योरिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट था, उसने क्या कहा? लिबरलिज्म इज नो डाउट रिलेटेड टू फ्रीडम। लिबरलिज्म का ताल्लुक सीधे सीधे किसके साथ है? फ्रीडम। It signifies that government and societies should not impose under restrictions on one's thought and actions. इसका मतलब है कि गवर्नमेंट और सोसाइटी को एक इंडिविजुअल की थॉट और सोच पे रुकावट नहीं लगानी चाहिए। एक इंडिविजुअल को फ्रीडम दे दो, जो वो करना चाहे करने दो। एन इंडिविजुअल मस्ट बी प्रोवाइडेड विथ एन अपॉर्चुनिटी। इससे मौका दे देना चाहिए टू अचीव द हाईएस्ट डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी। हाईएस्ट डेवलपमेंट जो वो करना चाहता है अपनी पर्सनैलिटी में, जो वो हासिल करना चाहता है, उसको वो फ्रीडम देनी चाहिए। सनती इनकलाब, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब उसकी शुरुआत हुई, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज बननी शुरू हो गई। सनती इनकलाब के शुरू में मजदूरों की दुखभरी कहानी ने कई लोगों को मुतासिर किया और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसमें थॉमस मोर फोरियर, रॉबर्ट ओवन, सैड सिमन। थॉमस मोर फोरियर, रॉबर्ट ओवन
सैंड सिमन, वगैरह शामिल थे। सनअती इनकलाब के शुरू में मजदूरों की दुख भरी कहानी ने कई लोगों को मुतासिर किया और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसमें थॉमस मोर, फोरियर, रॉबर्ट ओवन और सैड सिमन शामिल है। उन्होंने समाजी और इन लोगों ने समाजी इस्लाह की बात की और इस बात पर जोर दिया कि हमें ऐसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चाहिए जिसमें दोनों ग्रुप्स को, कैपिटलिस्ट्स एंड द वर्किंग क्लास को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और किसी ग्रुप को दूसरे ग्रुप की कमाई पर जिंदगी बसर नहीं करनी चाहिए। द मिजरेबल लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस ऑफ द लेबरर्स, men, women and children in the early days of industrialization led social reformers protest what they called exploitation. Earlier men such as Thomas More, Fourier, Robert Owen, Said Simon called for industrial society in which there would be equal opportunity and in which there would be equal opportunity and no man would live off the laborers of others. In other words, they have denied capitalism in their philosophy. इन लोगों ने जो समाज में जुल्म हो रहा था, वो जुल्म क्या हो रहा था, इंडस्ट्रियलिस्ट जो कैपिटलिस्ट थे, उनको, उनकी जो इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग थे, उनकी वेजेस जो सैलरी जो होती है वो बहुत कम मिलती थी और फैक्ट्री जिनकी होती है, जो कैपिटलिस्ट है, फैक्ट्री ओनर्स है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा चाहिए, प्रॉफिट। उस चीज़ की इन्हें फिक्र नहीं है कि आम लोग जो मर रहे हैं उनकी वेजेस बहुत कम है, उनकी तनख्वाहें बहुत कम है, ज़्यादा मुनाफा उनको, चूँकि काम वही करते हैं, सब कुछ वही बनाते हैं, वो कुर्सी पे बैठ कर खाते हैं। कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट जो खाते थे वो खाते थे और काम करने वाले जो मजदूर होते थे उनको वो वेजेस और सैलरी नहीं मिलती थी, जिसकी बुनियाद पर उनकी दुख भरी कहानी से मुतासर होकर ये लोग पहले पहल में थॉमस मोर, फोरियर, रॉबर्ट ओवन और सैड सिमन ने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई और कहा कि हमें ऐसी इंडस्ट्रियल सोसाइटी चाहिए। इंडस्ट्रियल सोसाइटी मीन्स पहले हमारे पास एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी। एग्रीकल्चरल सोसाइटी में हम खेती बाड़ी करते थे और खेती बाड़ी में जो टूल्स और मशीन्स का इस्तेमाल करना है उनके लिए हमें इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनानी पड़ी। इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनी, वहाँ फैक्ट्रीज, मशीन और टूल्स बनते थे, वही फैक्ट्रीज में जो ये सामान और प्रोडक्ट्स बनते थे उसको इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहते हैं। तो ये लोग उसके खिलाफ, उस जुल्म के खिलाफ इन्होंने पहले पहल में आवाज़ उठाई और उन्होंने कैपिटलिज्म को इनकार कर दिया। इन अदर वर्ड्स, दे हैड डिनाइड कैपिटलिज्म इन देयर फिलॉसफी। इन्होंने कहा हमें कैपिटलिज्म निज़ाम नहीं चाहिए जहाँ मनमानी सिर्फ अपना मुनाफा चाहिए, बाकी लोगों का कोई ख्याल नहीं है, कोई मरे या बचे। इस किस्म की कैपिटलिज्म में प्रॉफिट, उनको सिर्फ अपना मुनाफा चाहिए, प्रॉफिट की लगी हुई है, बाकी लोग मरे या बचे। जब मैं सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात कर रहा था, कार्ल मार्क्स कौन था? बात हुई सोशलिस्टिक इकोनॉमी पे, फिर कम्युनिज्म पे। अब मैंने थोड़ी सी कैपिटलिज्म की बात की। कैपिटलिज्म का मकसद प्रॉफिट कमाना, अपना मुनाफा कमाना, लेकिन कार्ल मार्क्स कम्युनिस्ट था। कम्युनिज्म और सोशलिज्म में मैंने आपको फर्क बताई। ये जो स्कॉलर्स है इन्होंने कैपिटलिज्म को इनकार किया और अब जो हम आपको असली मुद्दे पर आ जाएंगे। Individuals and groups devised plans for improving the conditions. The most important of these socialist movements began in Great Britain in 1848. Karl Marx, a German scholar, published his book Das Kapital in 1867, in which he explained the theory of surplus value. He further explained to show that how capitalists exploit the laborers by denying them just wages. According to Marx, capitalists were robbers. बहुत सारी सोशलिस्ट्स, जिन चारों का नाम मैंने भी लिया था, थॉमस मोर, फोरियर, रॉबर्ट ओवन, सैड सिमन, ये सोशलिस्ट्स थे। इन्होंने सोशलिज्म को सपोर्ट किया और कैपिटलिज्म को डिनाई किया। हमें कैपिटलिज्म निज़ाम नहीं चाहिए, लेकिन लास्ट की
जो जिसकी डिफिनीशन मैंने आपको दिखाई वो कौन था, वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था कि फुल फ्रीडम दे दो, फ्रीनेस। ये चार कौन थे? इन चारों के बाद बहुत सारे इंडिविजुअल्स आए जिनमें कार्ल मार्क्स ने तशरीफ लाया 1848 में। कार्ल मार्क्स a German scholar, published his book Das Kapital in 1867, in which he explained the theory of surplus value. He further explained how capitalists exploit the laborer by denying them just wages. According to Marcus, capitalists were robbers because they pocketed the surplus value. मैंने क्या, वेरियस इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स प्लान्स फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशंस। बहुत सारे अफराद आए जिन्होंने मजदूरों की कंडीशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश की। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दी सोशलिस्ट्स, इन सोशलिस्ट में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रहा मोमेंट बिगैन इन ग्रेट ब्रिटेन, वो ग्रेट ब्रिटेन में शुरू हुआ इन 1848, 1848 में ये मुहिम शुरू हुई। कार्ल मार्क्स जिसने अपनी किताब दास कैपिटल 1868 में लिखी है, इन विच ही एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू क्या है? थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू में कार्ल मार्क्स ने दिखाया कि अगर एक फॉर एग्जाम्पल द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट is rupees 300, एक प्रोडक्ट की कीमत है 300 या एक प्रोडक्ट की कीमत है हम रखेंगे 1000, और एक प्रोडक्ट की कीमत है 1000 रुपये, और जो मजदूर को मजदूरी मिलती है इस प्रोडक्ट को बनाने में वो मिलती है 300। लेबर जो ये 700 मीन्स दैट 1000 माइनस 300 दैट इज 700, इसको कार्ल मार्क्स ने कहा सरप्लस वैल्यू।
जो 1000 का प्रोडक्ट है उसको जो सारी मेहनत करता है वो एक मजदूर ही करता है, जिसके मुताबिक कार्ल मार्क्स के मुताबिक ये सरप्लस वैल्यू जो है, सरप्लस वैल्यू इसका असली हकदार मजदूर है। वो इंडस्ट्रियलिस्ट, वो ओनर कुर्सी पर बैठकर प्रोडक्ट बनाने वाले मजदूर, ये वर्कर्स है, वो प्रोडक्ट मार्केट में बेचता है 1000 में और मजदूर को देता है 200, 300 और 700 खुद कमाता है। उसको कार्ल मार्क्स ने कहा ये सरप्लस वैल्यू है। कार्ल मार्क्स है जर्मन स्कॉलर, पब्लिश्ड हिज बुक दास कैपिटल में उसने इस बात की जिक्र की है, इन विच एक्सप्लेन्ड द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू में ही फर्दर एक्सप्लेन्ड, उसने एक्सप्लेन किया हाउ कैपिटलिस्ट्स, कैपिटलिस्ट्स मींस इंडस्ट्रियलिस्ट्स, ओनर्स एक्सप्लॉइट द लेबर, वो किस तरह एक मजदूर को एक्सप्लॉइट करते हैं बाय डिनाइंग देम जस्ट वेजेस, उन्हें सिर्फ महदूद रखता है मामूली तनख्वाह तक, लेकिन जो उनका हक है मजदूर को जो मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिलता है। कार्ल मार्क्स बाय डिनाइंग देम जस्ट वेजेस, अकॉर्डिंग टू मार्क्स कैपिटलिस्ट्स, उसके मुताबिक कैपिटलिस्ट्स है, जो एक कैपिटलिस्ट है कार्ल मार्क्स एक सोशलिस्ट स्कॉलर है। अब हम पहुंच गए सोशलिस्ट इकोनॉमी पर। कार्ल मार्क्स ने कैपिटलिज्म की धज्जियां उड़ा दी, हमें कैपिटलिज्म निज़ाम चाहिए ही नहीं, वो सिर्फ प्रॉफिट चाहते हैं, अपना मुनाफा चाहते हैं, अपनी खुदगर्जी चाहते हैं, आम लोगों का उन्हें कोई ख्याल नहीं है, इसलिए कैपिटलिज्म को उसने रद्द कर दिया। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा कैपिटलिस्ट वर रॉबर्स बिकॉज दे पॉकेटेड द सरप्लस वैल्यू। कैपिटलिस्ट जो है, जो कैपिटलिस्ट है वो रॉबर्स है, वो चोर है, क्योंकि वो सरप्लस वैल्यू जो मैंने आपको दिखाया कि वो उसको हड़प करते हैं। कार्ल मार्क्स बिलीव्ड दैट आवर रियल इकोनॉमिक वैल्यू इज क्रिएटेड अलोन बाय द लेबर नॉट बाय द मशीन्स। कार्ल मार्क्स यकीन करता है आवर रियल इकोनॉमिक वैल्यू वो सिर्फ लेबर ही ईजाद करता है, न कि मशीन के जरिए। मार्क्स बिलीव्ड दैट द होल प्राइस ऑफ द आर्टिकल शुड बी गिवन टू द लेबर, जो मैंने यहाँ लिखा, मार्क्स बिलीव्ड दैट होल प्राइस ऑफ द आर्टिकल शुड बी गिवन टू द लेबर। मार्क्स ने कहा सारा प्राइस जो इस आर्टिकल का उसका हकदार एक लेबर होता है। मार्क्स बिलीव्ड आवर रियल इकोनॉमिक वैल्यू इज क्रिएटेड अलोन बाय द लेबर, सारा रियल इकोनॉमिक वैल्यू जो क्रिएट करता है वो लेबर ही क्रिएट करता है, मशीन्स नहीं। अल्टीमेट गोल ऑफ मार्क्स वाज टू एस्टेब्लिश ए क्लासलेस सोसाइटी। अल्टीमेट गोल ऑफ मार्क्स जो था वाज टू एस्टेब्लिश ए क्लासलेस सोसाइटी। क्लास मीन्स क्या है? Class, according to Marx, is a form of stratification on which people are divided into different groups on the basis of wealth, education and occupation. क्लास एक दर्जाबंदी है जिसकी बुनियाद पर लोगों को दो ग्रुप्स में बांटा गया, उनकी तालीम देकर, उनकी एजुकेशन देकर और उनकी वेल्थ देकर। एक ग्रुप को ऊपर रखा गया है, दूसरे ग्रुप को नीचे रखा गया है। उसी को कार्ल मार्क्स ने कहा क्लास struggle. Karl Marx identified two main classes in capitalistic economy. कार्ल मार्क्स ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में दो क्लासेस उसने पाए हैं कार्ल मार्क्स ने। एक है ब्यूर्जोजी, BOURGEOIS, ब्यूर्जोजी, एंड दूसरा है प्रोलेटेरिएट क्लास, वर्किंग क्लास। ब्यूर्जोजी मीन्स जो कैपिटलिस्ट है, ब्यूर्जोजी कैपिटलिस्ट्स, उनको हैव्स भी कहते हैं या रिच पीपल। दूसरा ग्रुप है हैव नॉट, जो गरीब लोग होते हैं, उनको प्रोलेटेरिएट कहते हैं। प्रोलेटेरिएट, PROLETARIAT, वर्किंग क्लास और पुअर। कार्ल मार्क्स ने कहा कैपिटलिस्ट सोसाइटी में उसने दो ग्रुप्स पाए हैं। एक है ऊपर का तबका, जो मैंने अभी कहा क्लास या सोसाइटी उसने फोकस किया। क्लासलेस सोसाइटी मीन्स क्लास अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स मैंने कहा है कि दर्जाबंदी होती थी ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ, एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन। एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप, अमीर तबका और गरीब तबका, इस तरह दर्जाबंदी की जाती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। एक ग्रुप अमीर तबका है जो कैपिटलिस्ट है, जिन्हें ब्यूर्जोजी कहते हैं। दूसरा है वर्किंग क्लास, जो लेबरर्स होती है। उनमें क्या फर्क है? देखिए, ओनर्स ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो ऊपर का तबका होता है, ब्यूर्जोजी या कैपिटलिस्ट्स का हो या रिच या हैव्स का हो, ओनर्स ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, दे हैव वेल्थ, अथॉरिटी एंड पावर। उनके पास वेल्थ है, अथॉरिटी एंड पावर। देयर गोल और मोटिव इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट।
जो ये कैपिटलिस्ट्स है इनका मकसद है मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल करना। जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के मालिक कौन होते हैं? वो लोग होते हैं, उनके पास दौलत होती है, इख्तियार और ताकत होता है, जो ऊपर ये अमीर कैपिटलिस्ट्स होते हैं। दूसरा तबका है प्रोलिटरेट, वर्किंग क्लास। द वर्किंग क्लास हु सेल्स देयर लेबर, जो अपनी मजदूरी करते हैं फॉर अर्निंग वेजेस, ताकि वो अपनी कमाई कर सके। दे हैव नाइदर पावर नॉर अथॉरिटी और एनी सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस। उन्हें कोई सोशल या इकोनॉमिक पावर नहीं थी। इस बुनियाद पर कार्ल मार्क्स ने कहा सोसाइटी में, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में उसने दो ग्रुप्स पाए। इसलिए कार्ल मार्क्स का मकसद था, द अल्टीमेट गोल ऑफ मार्क्स वाज टू एस्टेब्लिश ए क्लासलेस सोसाइटी, जहां ऊंच नीच ना हो। ये क्लासेस खत्म करनी है, अमीर और गरीब, ऊंच नीच, जात पात, तालीम की बुनियाद पर दो ग्रुप्स बनाने। क्लासलेस मीन्स क्लासेस नहीं होनी चाहिए, ऊपर एंड नीचे। कार्ल मार्क्स का अल्टीमेट गोल था क्लासलेस सोसाइटी। मार्क्स बिलीव करता था, कार्ल मार्क्स आइडेंटिफाइड टू क्लासेस। और सो माय डियर फ्रेंड्स, अब क्लास स्ट्रगल क्या है? सो क्लास स्ट्रगल इज ए फाइट बिटवीन ब्योरजोजी एंड प्रोलेटेरिएट, और हम कहेंगे कैपिटलिस्ट्स एंड द वर्किंग क्लास फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक पावर। क्योंकि एक ग्रुप क्या था, दूसरे ग्रुप को ज्यादा पावर्स मिलते हैं। पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स इन कैपिटलिस्ट्स के कंट्रोल में आते हैं। वो उन्हीं की बात मानते हैं और उन्हीं की बात करते हैं, जो वो कहते हैं वही करते हैं। इसलिए कार्ल मार्क्स का फोकस था, हमें क्लासलेस सोसाइटी चाहिए। नोट दिस पॉइंट, क्वेश्चन जो मैंने आपको लिखवाया उधर आपको लिखना है। क्लासलेस सोसाइटी जहां ग्रुप्स ना हो, अमीर और गरीब के दरमियान, उनकी वेल्थ है, उनके पास एजुकेशन है, हाई ऑक्यूपेशन, बड़े ओहदे पर है, उनको एक ग्रुप में रखना। कार्ल मार्क्स ने इसकी नफी कर दी। इसलिए कार्ल मार्क्स का मकसद था वाज टू एस्टेब्लिश ए क्लासलेस सोसाइटी। सोसाइटी अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, स्टेटलेस सोसाइटी अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स in Marxist theory, a stateless society is a fundamental goal. Because according to Marcus, the society the state as an entity primarily serving the interests of the ruling class. Used to maintain their power and suppress the working class. Proletariat. A stateless society is a society
that is not governed by the state. A stateless society there is very little concentration of authority. And most of the authority that do exist are very limited in power. कार्ल मार्क्स एक कम्युनिस्ट था। मैंने कहा आपको सोशलिज्म और कम्युनिज्म में क्या फर्क है, वो उस पर हम आ जाएंगे। पहले हम कहेंगे कार्ल मार्क्स के नजरियात स्टेटलेस सोसाइटी के बारे में क्या है। स्टेटलेस सोसाइटी अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स के मुताबिक इन मार्क्सिस्ट थ्योरी स्टेटलेस सोसाइटी इज ए फंडामेंटल गोल। उसका मकसद है, कार्ल मार्क्स ने फोकस किया, जोर इसी पर दिया कि हमें स्टेटलेस सोसाइटी चाहिए, हमें स्टेट की जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज अकॉर्डिंग टू मार्क्स द स्टेट एज एन एंटिटी एज मीन्स हस्ती, स्टेट को एज हस्ती की तरफ जब हम देखते हैं, प्राइमरली सर्विंग द इंटरेस्ट्स ऑफ द रूलिंग क्लास। वो किन के लिए काम करते हैं? कार्ल मार्क्स के मुताबिक एक स्टेट अमीर तबके के लिए काम करते हैं, जिनको हम कहेंगे ब्यूरजोजी या कैपिटलिस्ट्स। प्राइमरली एक स्टेट काम करती है अमीर तबके के लिए, यूज टू मेंटेन देयर पावर। जब इनके पास पावर आ जाती है, स्टेट में पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इनके पास पावर आती है, वो उस पावर को इस्तेमाल करते हैं एंड सप्रेस द वर्किंग क्लास और प्रोलेटेरिएट, मजदूर तबका, उसको वो सप्रेस करते हैं कार्ल मार्क्स के मुताबिक। ये मेरे अल्फाज नहीं है। A stateless society is a society. Stateless society वो सोसाइटी है that is not governed by the state. कार्ल मार्क्स कहते हैं stateless society वो सोसाइटी है जिसको गवर्नमेंट नहीं चलाती है। इन ए स्टेटलेस सोसाइटी देयर इज वेरी लिटिल कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी। स्टेटलेस सोसाइटी में गवर्नमेंट के पास इख्तियार बहुत कम होते हैं, गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं होती है, सारा पावर होता है पब्लिक के पास। एंड द मोस्ट ऑफ द अथॉरिटी दैट डू एग्जिस्ट आर वेरी लिमिटेड इन पावर। अगर किसी के पास, गवर्नमेंट के पास थोड़ी सी ताकत आ भी जाती है, लेकिन वो वेरी लिटिल होती है, उस ताकत से वो गरीब लोगों को सप्रेस नहीं कर सकती है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि के मुताबिक कि जो स्टेट होती है उसमें पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो इन अमीर लोगों के सपोर्टर्स होते हैं। ये पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स इन अमीर लोगों को सपोर्ट करते हैं। बाल्फाजी देगर ये कैपिटलिस्ट्स या ब्यूरोक्रेसी इन पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल करते हैं। इसलिए कार्ल मार्क्स ने रद्द किया इस सिस्टम को कि हमें स्टेट की जरूरत नहीं है। मैं विदरिंग अवे फ्रॉम द स्टेट। As the proletariat takes control of the means of production,
and class divisions are eliminated, the need for the state as coercive force diminishes. Marcus held that ultimately the state will literally lose importance. Because it uses force for the protection of ruling class. Withering away from the state. क्या कहता है कार्ल मार्क्स? एज द प्रोलेटेरिएट, जो ही ये मजदूर तबका, वर्किंग क्लास, इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग टेक्स कंट्रोल ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जब इनके हाथ में आ जाएंगे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, चाहे लैंड हो, फैक्ट्रीज है या रिसोर्सेज, वो इनके हाथ में आ जाएंगे, किनके? वर्किंग क्लास में, तो मालिक कौन बनेगा? कोई मालिक नहीं रहेगा। एंड द क्लास डिविजन आर एलिमिनेटेड, और क्लास डिविजन खत्म हो जाएगा। ऊंची ऊपर वाला, वो बड़ा है ये छोटा है, जो भी रिसोर्सेज होंगे वो तमाम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और मजदूर तबका जब इन वसाइलों पर कंट्रोल करेंगे और क्लास डिविजन खत्म हो जाएगा, द नीड फॉर द स्टेट एज कोर्सिव फोर्स डिमिनिशेस, स्टेट की जरूरत एज ए कोर्स, जोर जबरदस्ती जब स्टेट अपना पावर जमाती है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मार्क्स हेल्ड दैट, मार्क्स के ख्याल में अल्टीमेटली द स्टेट विल विदर अवे, अल्टीमेटली बिलाखिर स्टेट विदर अवे मीन्स दैट लूज इंपॉर्टेंस, स्टेट अपनी इंपॉर्टेंस, पहचान खो जाएगी, अपनी शनाख्त खो बैठेगी। कॉमन ओनरशिप, Marcus envisioned a society where the means of production are collectively owned. Leading to more equitable distribution of income. And elimination exponential
thus reduces the need for the state. कार्ल मार्क्स के मुताबिक कॉमन ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होनी चाहिए। कॉमन, तमाम लोग इस प्रॉपर्टी के हकदार होने चाहिए। मार्क्स एनविजनेड ए सोसाइटी वेयर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, चाहे वो लैंड हो, फैक्ट्रीज हो, रिसोर्सेज जो भी हो, उनके कलेक्टिवली तमाम लोग उसके मालिक होने चाहिए। लीडिंग टू मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, उससे तमाम लोगों में यकसान दौलत तकसीम होगी, ना कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा। एंड एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, उससे कोई किसी पर जुल्म भी नहीं होगा, तमाम लोगों के पास यकसान दौलत होगी और यकसान तमाम लोग यकसान मालिक होंगे उस प्रॉपर्टी के। दस रिड्यूसेस द नीड फॉर ए स्टेट, इसलिए स्टेट की जरूरत नहीं है। तो कार्ल मार्क्स ने यहाँ भी कहा जब कॉमन ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे तो हमें स्टेट की जरूरत नहीं है। नो नीड फॉर लॉ एंड एनफोर्समेंट, नो नीड फॉर लॉ एंड एनफोर्समेंट। With the absence of class division and common ownership, resources, there would be no need of to enforce law or maintain order through coercion, as society would be based on cooperation and mutual benefit. कार्ल मार्क्स के मुताबिक हमें नो नीड फॉर लॉ एंड एनफोर्समेंट, हमें ना लॉ की जरूरत है ना एनफोर्समेंट की। वजूहत क्या है? विद द एब्सेंस ऑफ क्लास डिविजन्स, जब क्लास डिविजन्स नहीं रहेंगे, अमीर और गरीब नहीं रहेगा, एंड कॉमन ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होंगे वो यकसान तकसीम होंगे, देयर वुड बी नो नीड फॉर लॉ, नो नीड टू एनफोर्स लॉ, फिर हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि कानून लागू करने की और मेंटेन ऑर्डर थ्रू कोर्शन, जोर जबरदस्ती कानून लागू करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एज सोसाइटी वुड बी बेस्ड ऑन कॉपरेशन। क्योंकि हमारा समाज जो कार्ल मार्क्स के मुताबिक है वो मुश्तरकियत पे चलेगा और म्यूचुअल बेनिफिट, जहाँ तमाम लोगों के लिए यकसान फायदा हो। ये रहा नो नीड फॉर लॉ एंड एनफोर्समेंट अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। इकोनॉमिक
determinism. Economic determinism. Economic determinism is a socio-economic theory based on economic relations. Such as being owner or capitalist, or being a worker or proletarian. Are the foundation upon which all other societal and political arrangements are based. इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म कार्ल मार्क्स के मुताबिक क्या है? इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म इज ए सोशो इकोनॉमिक थ्योरी. ये एक सोशो इकोनॉमिक थ्योरी है बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक रिलेशन सच एज, जो किस पर बुनियाद करते हैं? इकोनॉमिक रिलेशन. मिसाल के तौर पर बीइंग ए ओनर और कैपिटलिस्ट और बीइंग ए वर्कर और प्रोलेटेरियन. जब हम देखते हैं कोई बहुत अमीर या कैपिटलिस्ट है या ओनर ऑफ द फैक्ट्री है, अमीर लोग है, तो उसकी बुनियाद पर रिश्ते बनते हैं. आर द फाउंडेशन अपॉन विच ऑल अदर सोसाइटिकल एंड पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स आर बेस्ड. उसी की बुनियाद पर समाज में रिश्ते बनते हैं. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट स्टेटस की बुनियाद पर समाज में रिश्ते बनते हैं. एक जब हम देखते हैं कि वो अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता है, वो कैपिटलिस्ट है, और दूसरी तरफ वर्किंग क्लास है, ए वर्कर, बीइंग ए वर्कर और ए प्रोलेटेरियन आर द फाउंडेशन अपॉन विच ऑल अदर सोसाइटिकल एंड पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स आर बेस्ड. इसी की बुनियाद पर समाज में रिश्ते बनते हैं. एक तबका वो है जो कैपिटलिस्ट है, उनकी बात मानी जाती है, और दूसरी तरफ वर्किंग क्लास है, उनको नज़रअंदाज किया जाता है. सो कार्ल मार्क्स के मुताबिक ये अमीर लोग स्टेट को एग्जीक्यूटिव कमेटी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. एग्जीक्यूटिव कमेटी मीन्स दैट इनकी बात मानी जाती है. मार्क्स बिलीव्ड दैट द स्टेट इज द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द ब्यूर्जोजी मीन्स कैपिटलिस्ट्स. बड़े लोग स्टेट को एग्जीक्यूटिव कमेटी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जहां उनकी बात मानी जाती है कार्ल मार्क्स के मुताबिक. इसलिए मार्क्स बिलीव करता है, मार्क्स बिलीव्ड दैट
स्टेट इज द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द ब्यूरोजी। स्टेट एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है किन की, कैपिटलिस्ट्स की, जहां उनकी बात मानी जाती है दूसरे की। ये रहा इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म क्या है? समाज में स्टेटस की बुनियाद पर रिश्ते बनते हैं। एक तबका अमीर और दूसरा गरीब। अमीर तबके की बात मानना और गरीब लोगों की बात को न मानना, इसकी वजह इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म है। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की वजह से ये सब कुछ होता है। जब देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा अमीर तबके से ताल्लुक रखने वाला बंदा आ गया और सल्यूट करते हैं और उसकी बात मान भी जाती है। इसीलिए कार्ल मार्क्स कहते हैं इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की वजह से जो हमारी इस समाज में, सोसाइटी में जो जुल्म हो रहा है, इसकी एक और वजह क्या है? इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। कार्ल मार्क्स और क्या क्या बिलीव करता है वो भी हम लिखेंगे। कार्ल मार्क्स किस किस चीज पे यकीन करता है? Karl Marx believed that state is the executive committee of the bourgeoisie. Capitalists. Executive committee having the authority to make decisions. Marcus believed that state uses force for the protection of the ruling class. Marcus believed state is temporary and will wither away. Lose importance. Marxian socialists believed that state is a machine for oppression. Of one class by the another class.
Marxian socialists believe that private property is an instrument of exploitation. According to Marxian socialists, property is the root cause of all evils. मार्क्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, अब आपने पढ़ा है कि उसने क्या 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 कहा है, उन पॉइंट्स को आप याद रखिए. Karl Marx believed that state is the executive committee of the bourgeoisie. Bourgeoisie means capitalists. State is the executive committee. Executive means committee having the authority to make decisions. जो decisions लेते हैं या कोई कानून बनाती है, लेकिन वो किन के फेवर में जाती है? कैपिटलिस्ट के फेवर में. तो कार्ल मार्क्स कहता है स्टेट इज द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द ब्यूर्जोजी, कैपिटलिस्ट्स. एग्जीक्यूटिव कमिटी किन की है? कैपिटलिस्ट्स की. वो इनके फेवर में कानून बनाती है. कार्ल मार्क्स बिलीव्ड दैट स्टेट यूजेस फोर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द रूलिंग क्लास. स्टेट फोर्स इस्तेमाल करती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रूलिंग क्लास, कैपिटलिस्ट्स के फेवर में. मार्क्स बिलीव दैट स्टेट इज टेम्परेरी. मार्क्स बिलीव करता है स्टेट इज टेम्परेरी एंड विल विदर अवे, मींस दैट लूज इंपॉर्टेंस. क्योंकि स्टेट में जो पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स होती है वो सिर्फ कैपिटलिस्ट्स के फेवर में बात करते हैं या उनकी तरफदारी करते हैं. मार्क्सियन सोशलिस्ट बिलीव दैट स्टेट इज अ मशीन फॉर ऑपरेशन. स्टेट एक मशीन है जो जुल्म की मशीन है. ऑफ वन क्लास बाय द अनदर. एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को कुचल देता है, वही है स्टेट. मार्क्सियन सोशलिस्ट बिलीव दैट प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. मार्क्सियन सोशलिस्ट बिलीव करते हैं जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो इंस्ट्रूमेंट है, एक हथियार है ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी कमाने जब लोग निकलते हैं तो हर कोई अपनी बात करता है, अपने मतलब की बात करता है, अपने फायदे की बात करता है. उसमें तमाम लोगों को नहीं देखा जाता बल्कि उनको नजरअंदाज किया जाता है. सिर्फ अपनी अपनी फिक्र होती है, प्रॉफिट गेन उसका मकसद होता है. अकॉर्डिंग टू मार्क्सियन सोशलिस्ट बिलीव करते हैं प्रॉपर्टी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल्स. जो प्रॉपर्टी है वो रूट कॉज ऑफ ऑल इविल्स. इस तरह मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि कार्ल मार्क्स के नजरियात क्या है. क्वेश्चन जो हमने पहले लिखा, अब हम वो पढ़ेंगे कि गांधी ने स्टेट के बारे में क्या कहा. कार्ल मार्क्स ने कहा स्टेट इज ए मशीन फॉर ऑपरेशन. वो जुल्म की एक मशीन है जो एक क्लास दूसरे क्लास को जुल्म. इसलिए कार्ल मार्क्स ने स्टेट को भी रद्द किया. जो मैंने आपको कम्युनिज्म सोशलिज्म में फर्क समझाई कि वो स्टेट को और प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑल टुगेदर को रद्द करती है. कम्युनिस्ट्स वो इन चीज़ों से इनकार करते हैं कि वो कहते हैं कम्युनिटी के अंडर ही सारा होना चाहिए, न कि स्टेट के अंदर. अब हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी ने स्टेट के बारे में क्या कहा. लिव अबाउट स्टेट.
Mahatma Gandhi viewed the state as soulless machine, which inherently represented violence and concentrated power. His ideal society, Swaraj, emphasized self-rule. Means governing of oneself rather than rule by the state. Article 40 of the Constitution of India organizing of village panchayats. Gandhiji envisioned Sarvodaya. Sarvodaya is a Sanskrit term which means progress for all. A society where there is no exploitation, no suppression, and complete equality. कार्ल मार्क्स ने स्टेट को कहा कि वो एक जुल्म की एक मशीन है, लेकिन महात्मा गांधी की राय भी स्टेट के बारे में कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। महात्मा गांधी ने स्टेट के बारे में क्या कहा? महात्मा गांधी व्यू अबाउट स्टेट, महात्मा गांधी व्यूड द स्टेट एज ए सोललेस मशीन। उसने कहा स्टेट एक सोललेस मशीन है विच इनहेरेंटली रिप्रेजेंटेड वायलेंस एंड कंसंट्रेटेड पावर।
मीन्स दैट इसके नज़र में भी कि स्टेट के अंदर वायलेंस मौजूद होती है एंड कंसंट्रेटेड पावर। इस नुक्ते नज़र से कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी का नजरिया दोनों ठीक है कि दोनों ने स्टेट को कहा कि इसके अंदर वायलेंस मौजूद होती है। कार्ल मार्क्स ने भी कहा कि वो कैपिटलिस्ट की सपोर्ट करते हैं, इसने भी कहा कि वो सोललेस मशीन है और इसके अंदर मौजूद वायलेंस होती है। हिज आइडल सोसाइटी, महात्मा गांधी ने कहा हिज आइडल सोसाइटी वाज स्वराज। स्वराज मीन्स सेल्फ रूल। महात्मा गांधी ने सेल्फ रूल पे फोकस किया है, मीन्स गवर्निंग ऑफ वन सेल्फ, खुद ब खुद। उसने स्टेट, महात्मा गांधी ने स्टेट कहा कि स्टेट लोगों को न चलाए बल्कि लोग खुद ब खुद अपने आप को चलाए, रादर देन रूल बाय द स्टेट। महात्मा गांधी ने ऑर्गेनाइजिंग ऑफ आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आप पढ़िए, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ विलेज पंचायत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में यह आता है आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, जहां महात्मा गांधी ने फोकस किया किस पे, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ विलेज पंचायत। विलेज पंचायत मीन्स दैट जो देश के दूर दराज इलाके हैं वो अपनी हुकूमत खुद चलाए, न कि स्टेट उनको चलाए, वो खुद अपने आप को चलाए। इस लिहाज से कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी के नजरिया दोनों स्टेट के बारे में ठीक नहीं थे। उन्होंने कहा स्टेट में जुल्म मौजूद होता है, वो दूसरे क्लास को फायदा। महात्मा गांधी ने भी कहा वो सोललेस मशीन है। तीसरा पॉइंट, गांधी जी एनविजनेड, गांधी जी के ख्याल में सर्वोदय, सर्वोदय इज अ संस्कृत टर्म which means progress for all, जहां हर के लिए प्रोग्रेस होनी चाहिए। ए सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए where there is no exploitation, no separation, जहां जुल्म ना हो एंड कंप्लीट इक्वलिटी होनी चाहिए। इस लिहाज से कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी के नजरियात बहुत हद तक स्टेट के बारे में एक ही थे कि दोनों ने स्टेट के बारे में ठीक राय नहीं दिया कि स्टेट में, इसने कहा कि वहाँ वायलेंस मौजूद होता है, उसने कहा वो दूसरी पार्टी को फेवर करती है। अब हम पहुंच जाएंगे उस क्वेश्चन पर जो मैंने आपको लिखवाया था। अब हम उस क्वेश्चन पे आ गए जो मैंने आपको पहले लिखवाया था। वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीइज्म एंड मार्क्सिज्म इज द फाइनल गोल ऑफ ए स्टेटलेस सोसाइटी। दूसरा है क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल किसने दिया है? कार्ल मार्क्स ने। एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी किसने दी? कार्ल मार्क्स। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की बात किसने की? कार्ल मार्क्स। तो जवाब है फर्स्ट, द फाइनल गोल ऑफ ए स्टेटलेस सोसाइटी। कार्ल मार्क्स ने भी कहा हमने स्टेट नहीं चाहिए, महात्मा गांधी ने भी कहा कि स्टेट इज ए सोललेस मशीन। उसने ऑर्गेनाइजिंग ऑफ विलेज पंचायत की तरफ फोकस किया और सर्वोदय और स्वराज की तरफ को, दोनों का गोल एक ही था, फाइनल गोल ऑफ ए स्टेटलेस सोसाइटी।